इल्मा को मिली कांग्रेस विधायक से टकराने की सजा। खनन माफिया पर एक्शन, ईमानदार अफसर को पड़ा भारी। कांग्रेस की अकड़ ढीली करने वाली आईपीएस ने तोड़ी चुप्पी। जिस कांग्रेस की सांसद प्रियंका गांधी कभी नारा लगाया करती थी, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, उसी कांग्रेस की सत्ता में एक महिला आईपीएस अफसर को उसकी ईमानदारी की ऐसी सजा दी जा रही है जिसे देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। तस्वीरों में नजर आ रही इस तेज तर्रार महिला आईपीएस अफसर का नाम है इल्मा अफरोज, जिनकी पोस्टिंग कांग्रेस शासित राज्य हिमाचल प्रदेश के जिला बद्दी में है, लेकिन वो करीब 1 महीने से योगी के उत्तर प्रदेश में है, क्योंकि यहीं यूपी के जिला बिजनौर के कुंदरकी में इल्मा अफरोज का घर है। इसलिए उन्होंने हिमाचल प्रदेश के सरकारी घर से अपना पूरा सामान समेटा और सीधे घर लौट आई और अब तक वापस नहीं लौट सकी हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर आईपीएस इल्मा अफरोज के साथ ऐसा क्या हुआ? छुट्टी पर गई इल्मा अफरोज वापस क्यों नहीं लौटी? खुद सरकार क्यों बढ़ा रही है आईपीएस इल्मा की छुट्टी? जिसका जवाब है हिमाचल प्रदेश के कांग्रेस विधायक राम कुमार चौधरी, जिनकी पत्नी कुलदीप कौर बद्दी में बड़े स्तर पर खनन का कारोबार करती है और तेज तर्रार आईपीएस अफसर इल्मा अफरोज इसी बद्दी की एसपी हैं, जिन्होंने विधायक की पत्नी के खनन कारोबार में लगे वाहन का अवैध खनन के आरोप में चालान काट दिया था। कहते हैं बस यहीं से दून के कांग्रेस विधायक राम कुमार चौधरी और एसपी इल्मा अफरोज के बीच ठन गई। ईमानदार छवि वाली अफसर इल्मा अफरोज ने जहां घुटने टेकने से इनकार कर दिया, तो वहीं सीएम सुक्खू के विधायक राम कुमार चौधरी ने इसे अपने अहम पर ले लिया और एसपी इल्मा पर ही जासूसी के आरोप लगाकर विधानसभा से प्रिविलेज मोशन दिलवा दिया था। यानी आईपीएस इल्मा को सत्ता की धौंस दिखाने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन इल्मा अफरोज ने सत्ता के सामने झुकने से इनकार कर दिया, जिसके बाद 6 नवंबर को सीएम सुक्खू की अध्यक्षता में डीसीएसपी की बैठक में शामिल होने के लिए वो शिमला आई और यहीं से रातों रात बद्दी लौट गई और अपनी मां के साथ अपना सामान समेटा और वापस बिजनौर चली आई, जहां बुधवार को उन्होंने हबीबी इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन के एक कार्यक्रम को संबोधित किया, जहां उन्होंने पहली बार इस मामले को लेकर अपनी चुप्पी तोड़ी। तो सबसे पहले अपने संघर्ष से छात्रों को रूबरू कराया कि कैसे कुंदरकी से निकलकर एक आईपीएस अफसर जैसे पद पर पहुंचने का सफर उन्होंने तय किया। ये मत सोचना कि अगर सिर्फ बीएड की डिग्री ली है तो बस गांव तक ही रह सकते हो, कुंदरकी तक या डींगरपुर तक। तुम जहां तक जाना चाहोगे जा सकते हो। ये तुमने डिसाइड करना है कि तुम्हें कहाँ जाना है। कुंदरकी में रह के मैंने डिसाइड किया था कि ऑक्सफोर्ड में पढ़ना है, तो मैं पहुंच गई ऑक्सफोर्ड ना। मैंने डिसाइड किया था कि संयुक्त राष्ट्र में काम करना है, यूएन में, तो कर लिया। मैं डिसाइड किया था कि अमेरिका जाना है, तो चली गई न्यूयॉर्क सिटी में काम करने। फिर मैंने डिसाइड किया न्यूयॉर्क में कि मुझे अपने देश के लिए काम करना है, तो मैं वापस आई और मैंने सिविल सेवा की परीक्षा दी। छात्रों को अपने संघर्ष के बारे में बताने के साथ ही आईपीएस इल्मा अफरोज ने ये भी बताया कि कैसे हिमाचल प्रदेश के बद्दी जिले में एसपी रहते हुए उन्होंने ड्रग्स के नेक्सस को तोड़ने के साथ ही अवैध खनन पर लगाम लगाने के लिए भी तगड़ा एक्शन लिया। जब चयन हो गया इंडियन पुलिस सेवा में, तो मैंने डिसाइड किया कि अब जिले में काम करना है लोगों के लिए, तो जिले की पुलिस अधीक्षक बनी बद्दी की। मैंने अच्छे से दिल लगा के मेहनत से मोहब्बत से काम किया जिले में। नशों के खिलाफ, चिट्टा नशा, गंदे नशे, उनके खिलाफ अभियान चलाया। युवाओं को, बच्चों को गंदे नशों से बचाया। जो बड़े बड़े ड्रग तस्कर थे, जो गंदे नशों का कारोबार करते थे, उन्हें जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया। जो खनन माफिया थे, जो तस्करी करते थे, जो बच्चों की जिंदगी खराब कर रहे थे, उन्हें नशे के इंजेक्शन बेच के उनके खिलाफ अभियान चलाया जमीनी स्तर पर और तस्करों को जेल भिजवाया। खनन माफिया पे लगाम कसी, ये सारा काम जिले में जाके किया।
अपने पिता के निधन के बाद बड़े ही संघर्ष के साथ इल्मा अफरोज ने यूपीएससी जैसी कड़ी परीक्षा पास की, तब जाकर आईपीएस अफसर बनी और खाकी वर्दी पहनी, जिस पर उन्होंने कभी कोई आंच नहीं आने दी। ऐसी ईमानदार अफसर को आखिर इतनी लंबी छुट्टी पर क्यों भेजा गया, या फिर अगर उन्होंने खुद इतनी लंबी छुट्टी ली तो इसके पीछे की वजह क्या है? मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आईपीएस इल्मा अफरोज ने कांग्रेस सरकार से 7 नवंबर से 22 नवंबर तक छुट्टी ली और इसके बाद 28 नवंबर तक छुट्टियां बढ़ाई। जैसे ही छुट्टियों की डेडलाइन खत्म हुई, अब खबर यह है कि 5 दिसंबर तक इल्मा अफरोज छुट्टी पर हैं। उनकी गैर मौजूदगी में सुक्खू सरकार ने फिलहाल विनोद कुमार को बद्दी जिले का अतिरिक्त प्रभार दिया है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि आखिर सुक्खू सरकार इल्मा अफरोज का एसपी बद्दी के पद से ट्रांसफर क्यों नहीं कर रही है? तो आपको ये भी बता दें कि दरअसल हाईकोर्ट में चल रहे एक यौन शोषण केस की वजह से इल्मा अफरोज का ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, इसलिए उन्हें लंबी छुट्टी पर भेज दिया गया है, जिस पर सुक्खू सरकार ने सफाई देते हुए बयान जारी किया। आईपीएस अधिकारी इल्मा अफरोज को सरकार ने आउट ऑफ टर्न एसपी बद्दी लगाया था। अभी उनका बैच नहीं चल रहा था। वे पारिवारिक कारणों का हवाला देते हुए छुट्टी पर गई हैं। छुट्टी पर जाने से पहले अफरोज अपनी माता के साथ सीएम से शिमला में मिली थी। उन्होंने माता जी की तबीयत ठीक नहीं होने का हवाला देकर छुट्टी मांगी थी। सोशल मीडिया पर फैलाया जा रहा झूठ तथ्यों के विपरीत है। इल्मा मामले पर सफाई देते हुए कांग्रेस के सुक्खू सरकार ऐसा लगता है कि ये एहसान याद दिलाने की कोशिश कर रही है कि उन्हें आउट ऑफ टर्न प्रमोशन देकर एसपी बनाया गया। जबकि दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट के मुताबिक सामाजिक कार्यकर्ता कृष्ण कुमार कसाना के मुताबिक इससे पहले इल्मा से जूनियर बैच के 2 आईपीएस अफसर बतौर एसपी काम कर रहे हैं। आईपीएस विवेक कुमार के नॉर्थ के एसपी हैं, तो वहीं मयंक चौधरी लाहौल स्पीति के एसपी हैं। इस पूरे मामले को देखकर यही लग रहा है कि कांग्रेस के सुक्खू सरकार इल्मा अफरोज जैसी ईमानदार आईपीएस अफसर का साथ देने की बजाय अवैध खनन के आरोपी कांग्रेस विधायक राम कुमार चौधरी का साथ दे रही है। इसलिए आईपीएस इल्मा को तो छुट्टी पर भेज दिया, लेकिन कांग्रेस विधायक के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई और न ही लड़की हूँ लड़ सकती हूँ वाली प्रियंका गांधी ने इल्मा के लिए कोई आवाज उठाई, जिसकी वजह से कांग्रेस की खूब फजीहत हो रही है। बहरहाल इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही इल्मा अफरोज ने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। कितने लोग ग्रेजुएट कर रहे हैं, मतलब डिग्री ले रहे हैं आज अपनी? लास्ट डे है? अच्छा, ये मत सोचना कि अगर सिर्फ बीएड की डिग्री ली है तो बस गांव तक ही रह सकते हो, कुदरती तक या डीगरपुर तक। तुम जहां तक जाना चाहोगे जा सकते हो। ये तुमने डिसाइड करना है कि तुम्हें कहाँ जाना है। कुदरती में रह के मैंने डिसाइड किया था कि ऑक्सफोर्ड में पढ़ना है, तो मैं पहुंच गई ऑक्सफोर्ड ना। मैंने डिसाइड किया था कि संयुक्त राष्ट्र में काम करना है, यूएन में, तो कर लिया। मैं डिसाइड किया था कि अमेरिका जाना है, तो चली गई न्यूयॉर्क सिटी में काम करने। फिर मैंने डिसाइड किया न्यूयॉर्क में कि मुझे अपने देश के लिए काम करना है, तो मैं वापस आई और मैंने सिविल सेवा की परीक्षा दी। फिर जब चयन हो गया इंडियन पुलिस सेवा में, तो मैंने डिसाइड किया कि अब जिले में काम करना है लोगों के लिए, तो जिले की पुलिस अधीक्षक बनी बद्दी की। मैंने अच्छे से दिल लगा के, मेहनत से, मोहब्बत से काम किया जिले में। नशों के खिलाफ, चिट्टा नशा, गंदे नशे, उनके खिलाफ अभियान चलाया। युवाओं को, बच्चों को गंदे नशों से बचाया। जो बड़े बड़े ड्रग तस्कर थे, जो गंदे नशों का कारोबार करते थे, उन्हें जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया। जो खनन माफिया थे, जो तस्करी करते थे, जो बच्चों की जिंदगी खराब कर रहे थे, उन्हें नशे के इंजेक्शन बेच के उनके खिलाफ अभियान चलाया जमीनी स्तर पर और तस्करों को जेल भिजवाया। खनन माफिया पे लगाम कसी, ये सारा काम जिले में जाके किया। फिर शाम को जो बच्चे होते थे आसपास के स्ट्रीट चिल्ड्रन, झुग्गी झोपड़ी के जो बच्चे होते थे, एसपी ऑफिस क्योंकि बहुत बड़ा विशाल होता है, खूबसूरत होता है, उसमें जगह थी, तो उन बच्चों को बुलाया और शाम को वो आके वहां पे पढ़ने लगे, खेलने लगे। कुल मिला के मैंने अपने जिले के जो
लोग थे, जो लाखों लोग उस जिले के, बद्दी पुलिस जिले के, उनके साथ बहुत मोहब्बत से और बहुत ईमानदारी से, पूरी सत्यनिष्ठा से अपनी जिम्मेवारी निभाई। मेरे कहने का मकसद ये है कि तुम कोई भी हो, कहीं से भी आओ, चाहे कुदरकी के हो, चाहे डेंगरपुर के हो, चाहे इमरतपुर के हो, चाहे किसी गांव के हो, कहीं के भी हो, तुम कहीं तक भी जा सकते हो, प्रोवाइडेड कि तुम में हिम्मत हो, जज्बा हो, हौसला हो, खुद में विश्वास हो, और सबसे बढ़कर सबसे इम्पोर्टेंट चीज, सारी बातें एक तरफ, ये एक तरफ, देश के लिए काम करने का जज्बा हो। सबसे महत्वपूर्ण क्या है? पहले देश है, पहले भारत है, बाद में हम, बाद में मैं। पहले क्या? भारत, इंडिया फर्स्ट। जय हिंद बोलो, सब लोग बोलो सर, जय हिंद, जय हिंद, जोर से, हाउ से जोश, जय हिंद, शाबाश। इस फीलिंग को अपने अंदर रखना है कि जो भी करना कंट्री के लिए करना, कंट्री के लोगों के लिए काम करना, मेहनत करना। अब प्रैक्टिकल चीज, कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका पढ़ाई में मन नहीं लगता होगा, कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको लगता होगा कि मेरा बेस कमजोर है, मैं किसी सरकारी नियुक्ति की, भर्ती की परीक्षा की तैयारी करती हूँ तो मेरे नंबर कम आते हैं। इसे 2 लेवल पे हैंडल करेंगे। पहले 6ठी से लेके 12वीं तक की जो NCERT की पुस्तकें हैं, बहुत सिंपल भाषा में, हिंदी में भी है, अंग्रेजी में भी है, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, ये NCERT की पुस्तकें 6ठी से 12वीं तक की, इन्हें पढ़ लेना है। स्कूलिंग का लेवल सबका हमारा एक जैसा नहीं है, लेकिन NCERT की पुस्तकें अगर तुम 6ठी से लेकर 12वीं तक पढ़ लोगी तो तुम्हारा बेस और फंडामेंटल्स जो है बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। पहला स्टेप ये है, उसमें शर्म नहीं महसूस करनी। जब सिविल सेवा की तैयारी करते हैं, परीक्षा की तैयारी करते हैं, तो 6ठी की किताबें से ही शुरू करते हैं, 6ठी से 12वीं तक, वो अच्छे से कर लेंगे। फिर जो भर्ती परीक्षा के लिए अप्लाई कर रही हो, जैसे से तुम यूपी पुलिस में जाना चाहती हो, कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की तैयारी करनी है, या से SSC की तैयारी करनी है, या UPSC की करनी है, उस परीक्षा का सिलेबस प्रिंट करके निकाल के अपनी टेबल पे रख लो। देखो कि सिलेबस क्या है, मतलब उसमें क्या पूछा जाएगा, और पुराने प्रश्न पत्र उसकी किताब लेके और पढ़ो कि किस तरीके के सवाल आए हैं, और बार बार रिवाइज करना है और सिलेबस को कवर करना है। इससे तुमको बहुत मदद मिलेगी। पुराने क्वेश्चन पेपर्स दे डू मैजिक, चाहे बोर्ड की परीक्षा है, चाहे B.Ed की परीक्षा है, चाहे UPSC की परीक्षा है, दे वेरी हेल्पफुल। तीसरी चीज क्या चीज है जो सक्सेस और फेलियर के बीच में आ जाती है? मोटिवेशन, ड्राइव और ज़ील, हिम्मत। अगर मैंने डिसाइड कर लिया कि मेहनत करनी है, हिम्मत करनी है, ये लक्ष्य है, मुझे पाना है, तो पाना है। खुद में विश्वास रखना, ये नहीं सोचना कि ये बहुत बड़ा लक्ष्य है। मान लो कि तुम कोई परीक्षा देने जा रही हो, सिर्फ बैंकिंग की परीक्षा दी, PO की परीक्षा दी, तो क्वेश्चन पेपर उठा के देखो, देखो तुम्हारा वीक पॉइंट कहाँ है। और इंटरनेट का, कंप्यूटर्स का, कितने लोग हैं जिनके पास लैपटॉप है? अच्छा, बाकी लोग मोबाइल से पढ़ो, कोई बात नहीं, तुम किताबों से पढ़ो। पुराने क्वेश्चन पेपर्स का जो क्वेश्चन बैंक आता है वो ले लो, जो सिलेबस है वो ले लो, जो परीक्षा की किताबें हैं वो लो, और उनको बैठ के पढ़ो। लेकिन पढ़ाई ना पार्ट टाइम काम नहीं हो सकता।